दोस्तों हमने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा है ना कि एक जाइंट होता है और बाकी छोटे छोटे वॉरियर्स होते हैं जो मिलकर उस जाइंट के साथ लड़ रहे होते हैं। इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री ना कुछ इसी टाइप की है, जहाँ पे वो जाइंट है एलआईसी और बाकी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जैसे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, मैक्स लाइफ। 13 फरवरी को गवर्नमेंट ने फाइनली एलआईसी के आईपीओ का डीआरएचपी फाइल किया है सेबी के पास। गवर्नमेंट ने एलआईसी की वैल्यूएशन रखी है कुछ 15 लाख करोड़ रुपए। अगर मान लें एलआईसी को कोई लिस्टिंग गेन नहीं होता अपने लिस्टिंग डे पर, वो फिर भी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप सोच सकते हैं कि किस स्केल की कंपनी है एलआईसी। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे माइंड वॉबलिंग फैक्ट्स के बारे में जो एलआईसी का फ्यूचर थोड़ा डाउटफुल दिखाते हैं। इस वीडियो में हम एलआईसी की वैल्यूएशन के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि कितनी मार्केट कैप पे इन्वेस्ट करने से एलआईसी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। Welcome to Business Analysis Episode 3 and this is your host Raghav Alak। 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, 15 लाख से ज़्यादा पॉलिसी एजेंट्स और 30 करोड़ से ज़्यादा इशूड पॉलिसीज। एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के हर कोने कोने में पहुंच पाई है। एलआईसी के पॉलिसी एजेंट्स घर घर जाकर लोगों को कन्विंस कर पाए हैं कि क्यों उनके लिए एलआईसी पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है। ये एलआईसी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दिखाता है। एलआईसी इतना बड़ा ब्रांड है कि एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से एलआईसी दुनिया के टॉप 4 ब्रांड में से एक है। एक नज़र अगर अब हम एलआईसी के फाइनेंशियल्स पर डालें तो ये जो ऑरेंज बार है ये एलआईसी का है और जो रेड बार है ये एलआईसी के कॉम्पिटिटर्स का है। हम देख सकते हैं कि 2019 में एलआईसी 47% ग्रो हुई थी, जबकि उसके कॉम्पिटिटर्स सिर्फ 35% ही ग्रो हुए थे। वहीं एलआईसी के फाइनेंशियल्स कोविड के टाइम में यानी 2020 में 24% तक नीचे आए थे, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स के 28% तक नीचे आए थे। ये एक रिजिलियंस दिखाता है उनके फाइनेंशियल्स में। अब जो ये इंश्योरेंस का बिजनेस है इसमें स्विचिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। आप खुद ही बताइए, जब भी कोई एक इंश्योरेंस लेता है तो वो काफ़ी साल तक उसी के साथ एसोसिएटेड रहता है। ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एलआईसी की। अगर इस सेक्शन को मैं समराइज करूं तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रेजिलियंस इन फाइनेंशियल्स और साथ में हाई स्विचिंग कॉस्ट एलआईसी की मेजर स्ट्रेंथ्स हैं। दोस्तों हमने अभी अभी देखा कि एलआईसी की स्ट्रेंथ्स क्या है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी कंपनी बन पाई। बट हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन स्ट्रेंथ्स की वजह से एलआईसी ऑलरेडी 15 लाख करोड़ की कंपनी है। अगर हम इस टाइम उसमें इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो हमारे लिए तभी फायदा होगा जब एलआईसी फ्यूचर में भी अच्छा करे, जिससे कि उसकी 15 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ या 25 लाख करोड़ तक जा पाए, जिससे हमारे इन्वेस्टेड कैपिटल पर भी हमें कुछ एप्रिसिएशन मिल पाए। बट क्या ये इतना आसान होगा? आइए इसे कुछ डेटा पॉइंट से समझते हैं। 2014 में एलआईसी का मार्केट शेयर था अराउंड 74%, जो कि 2021 के एंड तक आते आते अराउंड 64-65% रह गया है और कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। अब आप में से शायद कई लोग बोलोगे कि राघव, जस्ट नाउ तूने बोला कि एलआईसी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इनफैक्ट अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, फिर ये कैसे है? ये सब दोगलापन है। मान लेते हैं 2014 में एलआईसी 10 में से 9 पॉलिसीज बेचती थी, तो उसका मार्केट शेयर हुआ 90%। अब 2021 तक आते आते ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी काफी अच्छे से ग्रो करती है, तो टोटल में 20 पॉलिसीज बिकती है जिसमें से 16 एलआईसी बेच पाती है। तो उसके फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे क्योंकि वो अब ज्यादा पॉलिसीज बेच पा रही है। बट उसका जो मार्केट शेयर है वो 90 से 80% हो गया इस केस में। इन सब वीकनेसेस के बावजूद आप में से शायद कई लोग बोलेंगे कि राघव, जो हमें एलआईसी पर ट्रस्ट है ना वो बाकी प्लेयर्स पर हो ही नहीं सकता। उनका क्या भरोसा कि वो कब डूब जाए या फिर वो हमारे क्लेम के पैसे लौटाएं ना लौटाएं। ये दोनों ही दोस्तों मिथ्स हैं और अभी हम डेटा से समझेंगे कैसे। जब भी एक कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लेना होता है तो उनके पास मिनिमम 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो कोई भी एरी गैरी कंपनी जाकर एक इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस नहीं ले सकती। इसके अलावा जो भी इन कंपनीज की लाइबिलिटी होती है उसका मिनिमम 150% उन्हें एज सॉल्वेंसी रेशियो रखना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारा सारा प्रीमियम जाके उड़ाती जाए। इसके भी बावजूद ये कंपनीज खुद भी मेक श्योर करती हैं कि जो भी इनका पैसा है ये बाहर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास इंश्योर रखें, ताकि इंडिया में अगर कुछ पेंडेमिक आ जाए तो ये वहां से पैसे उठा पाए। इन सब के बावजूद अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी डूबती है तो गवर्नमेंट ने भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी एक्ट भी बना रखा है जिसमें उन्होंने क्लियर बोल रखा है कि उस डूबी हुई इंश्योरेंस कंपनी को एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो खाली ऐसा सोचना कि ये इंश्योरेंस कंपनी डूब सकती है बिल्कुल ही गलत है।
दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मिथ है कि एलआईसी तो हमारे क्लेम सेटल कर देगी, बट दूसरी कंपनीज का क्या भरोसा कि हमारे क्लेम सेटल करे ना करे। आइए एक नज़र हम इन कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट रेशो पर डालते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशो आपको ये बताता है कि आउट ऑफ 100 क्लेम्स एक कंपनी कितने अपने क्लेम सेटल कर रही है। इस फिगर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 98.6% है। वहीं मैक्स लाइफ जैसी कंपनीज का एलआईसी से भी ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशो है। वहीं एचडीएफसी लाइफ का भी क्लेम सेटलमेंट रेशो एलआईसी के आसपास ही है, और एचडीएफसी लाइफ एलआईसी का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है। तो खाली ये बोल देना कि एलआईसी हमारे क्लेम सेटल करेगी और बाकी सारे नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। अब दोस्तों, आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि राघव तू एलआईसी की इतनी बुराइयां क्यों कर रहा है। मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि ये कंपनीज बहुत स्मार्ट है। ये सारी प्राइवेट कंपनीज एचडीएफसी लाइफ, मैक्स लाइफ, और ये मार्केटिंग करना जानती हैं, और ये इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके मार्केटिंग करेंगी। हमने ये देखा है कि एयरटेल और जियो ने बीएसएनएल की कैसे बैंड बजाई है, और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने बाकी सारे पीएसयू बैंक्स की कैसे बैंड बजाई है। अगर हम एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आइए दोस्तों, अब एनालाइज करते हैं कि एलआईसी कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन डिजर्व करती है। हर इंडस्ट्री को एनालाइज करने का अपना एक अलग तरीका होता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब भी हम किसी स्टॉक को एनालाइज करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उस स्टॉक की एम्बेडेड वैल्यू देखते हैं, और फिर उस एम्बेडेड वैल्यू को मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ कंपेयर करते हैं। अब एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है? एम्बेडेड वैल्यू उस कंपनी की नेट एसेट वैल्यू प्लस उनके पास जो कैश पड़ा हुआ है, प्लस उनके रिजर्व, प्लस फ्यूचर प्रॉफिट्स की प्रिडिक्शन, इन सबको ऐड करके एक इंश्योरेंस कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू आती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो 3 लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनकी एम्बेडेड वैल्यू और इसकी रेशो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ की ये रेशो अराउंड 4.5 के करीब है, एसबीआई की 3.4 है, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अराउंड 2.5 है। तो खाली इस रेशो के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ थोड़ा ओवर वैल्यूड है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थोड़ा अंडर वैल्यूड है। बट पक्का से ये डिडक्ट कर लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। आइए दोस्तों, अब एलआईसी की बात करते हैं। एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू कुछ 5 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, और जिस मार्केट कैप पे एलआईसी लिस्ट होना चाहती है वो है 15 लाख करोड़ रुपए। तो इससे हमारी जो रेशो आती है वो आती है अराउंड 3 की। अब ये रेशो एचडीएफसी लाइफ से तो काफ़ी कम है, बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से बहुत ज़्यादा है। पर्सनली दोस्तों, मुझे एलआईसी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली अपना मार्केट शेयर लूज कर रही है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी एलआईसी अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह गई है। इसके अलावा जो उनके मार्जिन है वो भी अपने कॉम्पिटिटर से कम है, जिसकी वजह से उनकी पीई रेशो बहुत ज़्यादा हाई दिखती है। मैं पर्सनली दोस्तों वेट करूंगा कि एलआईसी थोड़ा सा करेक्ट होए, और जो उसकी मार्केट कैप है वो अराउंड 12 या 13 लाख करोड़ के करीब की आ जाए, तब मैं उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूर सोचूंगा। बट आप अपना डिसीजन अपने रिस्क एपेटाइट और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लीजिए। इसके अलावा मैं एलआईसी के आईपीओ में ज़रूर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत हाइप है एलआईसी के आईपीओ की, तो लिस्टिंग गेन के अच्छे चांसेस हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एलआईसी की स्ट्रेंथ्स की बात करी, उसकी वीकनेसेस की बात करी, जो मिथ्स हैं उसके अराउंड उसके बारे में बात करी, और साथ में उसकी वैल्यूएशन भी डिस्कस करी। एलआईसी एक परफेक्ट एग्जांपल है जो हमें इंडिया और भारत में फ़र्क दिखाता है। इंडिया जहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं, एट ईज से चाहते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। वहीं भारत में अभी भी लोग चाहते हैं कि कोई एजेंट उनके घर पे आ जाए और ठीक ठाक सी पॉलिसी उन्हें बता दे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कहाँ से पॉलिसी ज़्यादा बिकेंगी, इंडिया से या भारत से? क्योंकि एलआईसी में इन्वेस्ट करना ना करना सिर्फ इतनी सी चीज़ पे बॉयल डाउन करता है। अगर पॉलिसीज इंडिया से ज़्यादा बिकती हैं तो एलआईसी थोड़ा नुकसान में रहेगी, वरना एलआईसी थोड़ा फ़ायदे में रहेगी। एट द एंड दोस्तों, बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाने में, इसके बारे में रिसर्च करने में और वीडियो शूट करने में भी। एंड थैंक्स टू शुभम, क्योंकि वो ये वीडियो एडिट करने वाला है। दिस इज राघव फ्रॉम सी स्टॉक्स, साइनिंग ऑफ।